हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। रुपया लुढ़का, लेकिन लुढ़क कर कहां पहुंचा? तो रुपया पहुंचा $1 इक्वल टू 86 रुपीज। और यह जो रुपए की नई वैल्यू है डॉलर के सापेक्ष, यह ऑल टाइम लो है। और यह देखा जा रहा है कि इंडियन करेंसी वह लगातार डेप्रिसिएट कर रही है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वह लगातार गिर रही है जो अन्य देश हैं उनकी करेंसी के सापेक्ष। और उसमें भी यह देखा जा रहा है पर्टिकुलरली कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में रुपए की वैल्यू काफी गिर रही है। अब इसका रीजन क्या है? अगर हम रुपए के डेप्रिसिएशन के रीजन को देखें, देखिए यहां वर्ड आ रहा है डेप्रिसिएशन, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर $1 इक्वल टू अगर है ₹50 और इसकी वैल्यू अगर हो जाती है $1 इक्वल टू 60 रुपीज, तो यह जो नया आप सिचुएशन देख रहे हैं यह है रुपीज का डेप्रिसिएशन। तो देखिए फर्स्ट जो रीजन है वह है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वह बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने के कारण यह हो रहा है कि इंडिया पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे देकर क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, मतलब कि जो इंपोर्ट बिल है वह बढ़ रहा है। और इंपोर्ट बिल के बढ़ने का मतलब है कि डॉलर का आउटफ्लो बढ़ रहा है, और डॉलर का अगर आउटफ्लो होगा तो रुपया वीक होगा। दूसरा देखिए कि आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो होने की अगर बात करें तो उसका जो बड़ा फैक्टर यहां पर वह है कि ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। अब जिस ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक क्या उनका डिसीजन होगा या इकोनॉमी के सेक्टर में उनका क्या डिसीजन होगा, उसके मामले में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है। उसका यहां पर यह प्रभाव हो रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका फ्लो इंडिया में कम हो रहा है, मतलब कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई ही इंडिया में कम हो रही है, जिसके कारण रुपए की वैल्यू गिर रही है। नेक्स्ट यहां पर यह है कि जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, और यह डिमांड बढ़ रही है फॉरेन बैंक्स में। वह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने जो पीछे की स्लाइड में देखा कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है, तो हर एक कंट्री यह चाह रहा है कि एक निश्चित लेवल तक उनके पास यूएस डॉलर का स्टॉक रहे। फिर इससे भी क्या हो रहा है, इससे यहां पर यह हो रहा है कि डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, जिसके कारण रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए वीक डोमेस्टिक मार्केट, मतलब यहां पर यह है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया का इक्विटी और बॉन्ड मार्केट वह क्या है, वह काफी कमजोर हो रहा है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर के लिए लेस अट्रैक्टिव है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए लेस अट्रैक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी क्या होगा, वह घटेगा, जिसका क्या प्रभाव होगा, रुपए की वैल्यू वह डिक्लाइन करेगी। अब यहां पर यह है कि अगर रुपया डेप्रिसिएट करता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो यहां पर इंपैक्ट में हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। देखिए क्या है कि अगर रुपए की वैल्यू वह गिरती है तो फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इंडिया का सामान खरीदना आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्टर के लिए काफी महंगा होगा, क्योंकि वह पहले के कंपैरिजन में बाहर से जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेंगे उसके बदले ज्यादा पे करेंगे। तो इंपोर्टर के लिए क्या होगा, यह कॉस्टली हो जाएगा। इसका असर कहां पड़ेगा, एसेंशियल कमोडिटीज पर, जैसे कि ऑयल और मशीनरी। और अगर आप देखिए कि अगर हम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो उसका इंपैक्ट यहां पर क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और इससे यहां पर यह होगा कि उससे रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका भी प्राइस इंडिया में बढ़ेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, तो ओवरऑल यहां पर यह होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि फॉरेन डेट सर्विसिंग। तो फॉरेन डेट सर्विसिंग का मतलब यहां पर यह है कि अगर रुपए की वैल्यू गिरती है तो फिर जो डेट की सर्विसिंग कॉस्ट है वह बढ़ जाएगी। वह इस तरीके से कि हम यह मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने डेट लिया था तो उसमें $1 इक्वल टू जो वैल्यू थी वह थी 10 रुपीज, लेकिन जब रिटर्न करने की बारी आई तब हुई कितनी, $1 इक्वल टू ₹20। तो आपने $1 जब कर्ज लिया था तब वैल्यू थी $1 बराबर ₹10, लेकिन जब देने की बारी आई
तो $1 इक्वल टू ₹20। इसका मतलब है कि पहले के कंपैरिजन में वह काफी ज्यादा कर्ज को चुका रहा, मतलब उसके लिए कर्ज काफी महंगा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वह इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जब लगातार अगर मान लें कि करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इसका इफेक्ट यह होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गिरता है, और अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिरता है तो रिजल्ट में हम क्या देखते हैं कि जो एफडीआई है उसमें गिरावट आती है, और अगर यह होता है तो आगे कैपिटल का आउटफ्लो वह काफी बढ़ता है और इनफ्लो काफी घटता है। अगर यह स्थिति रहती है, या अगर हम देखें रुपए की वैल्यू की बात करें तो रुपए की वैल्यू को आरबीआई कैसे मेंटेन करती है? तो फर्स्ट जो हम यहां पर देख रहे हैं वह क्या है? वह है कि फॉरेक्स मार्केट, मतलब जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड मार्केट है उसमें आरबीआई इंटरवीन करती है। और आरबीआई इंटरवीन इस रूप में करती है कि आरबीआई चाहती है कि रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट वो काफी स्टेबल रहे, ना तो रुपया काफी कमजोर रहे ना ही रुपया काफी मजबूत रहे। तो इन दोनों स्थिति को मेंटेन करने के लिए या रुपए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जब जिसकी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को खरीदती और बेचती है, जिससे एक्सेसिव वॉलेटिलिटी मार्केट में वो क्या होती है वह कम होती है। नेक्स्ट आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को खरीदने और बेचने के लिए, खासकर डॉलर को अगर हम उस सिचुएशन में देखें कि डॉलर को खरीदना हो या स्टेबल करना हो तो उसके लिए उसके पास फॉरेक्स रिजर्व रहना चाहिए। तो फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू भी आरबीआई रुपए की वैल्यू को मेंटेन करती है। और फिर नेक्स्ट देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट। इसमें आरबीआई जनरली करती क्या है कि वो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करती है, मतलब कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट करती है उस समय जबकि रुपया वीक हो तो वह क्या करता है, वह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। इससे जो डॉलर है उसका इनफ्लो बढ़ता है। तो इस कंडीशन में जो रुपया कमजोर हो रहा है वह रुपया कमजोर, उसकी जो कमजोर होती वैल्यू होती है वह रुकती है, और फिर धीरे धीरे रुपया मजबूत होता है, मतलब रुपए की वैल्यू को यह सपोर्ट करता है। अब यहां पर यह है कि जो कंडीशन हम देख रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता क्या हो। तो फर्स्ट, एक स्टेबल रुपया हो, इसके लिए जरूरी है कि कंटिन्यूअसली कैपिटल का इनफ्लो हो, और कैपिटल का इनफ्लो किस फॉर्म में हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका नेचर काफी वोलेटाइल होता है। फिर नेक्स्ट देखिए मैक्सिमाइजिंग रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब यहां पर यह है कि बाहर से जो लोग हिंदुस्तान में पैसे भेजते हैं, और उस मामले में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे एनआरआई हैं, जो कि मनी को, पैसे को हिंदुस्तान में भेजते हैं, उनके लिए नॉर्म्स काफी ईजियर कर देना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में करेंसी का इनफ्लो बढ़े, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़े, ताकि रुपया स्टेबलाइज हो। और फिर नेक्स्ट देखिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया भी वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे जो ग्लोबली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज वो सस्टेन कर सके। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हमें इन्वेस्ट करना होगा कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने इस वीडियो में रुपए के गिरते हुए वैल्यू का क्या रीजन है उसको हमने देखा, आरबीआई कैसे रुपए की वैल्यू को मेंटेन करती वह हमने देखा, और आगे कैसे रुपए की वैल्यू को एक लेवल पर रखें वो भी हमने देखा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।